हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रजवाड़ों का विलय। ठीक है, तो इसमें अभी जो अपनी एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो 12th क्लास का सेकंड पार्ट की एनसीईआरटी पॉलिटी की है, तो इसमें हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, यहाँ पे जो भी हमारा भारत जब आज़ाद होता है उस टाइम की जो भी समस्याएं थी, क्या क्या थी, हम उन पे चर्चा कर रहे हैं। मेन फोकस हमारा इसी पे है। ठीक है, हालांकि हिस्ट्री पे आप लोग सभी लोग जो भी पढ़ रहे हैं तो सबने पढ़ा होगा कि किस तरीके से विभाजन होता है, कैसे औपनिवेशिक सत्ता यहाँ पे अपना शासन व्यवस्था बनाती है, जो कि एक व्यापार करने के लिए कंपनियां स्थापित की जाती हैं, लेकिन बाद में वो राजनीतिक प्रशासनिक हर तरीके से यहाँ पे कब्जा करती हैं। ये सारी चीज़ें आप हिस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि मेजर जो प्रॉब्लम्स थी जब हम आज़ाद होते हैं तब क्या क्या समस्याएं आई थी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स तो हमने देखा था कि भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन, ये जो हमारी प्रॉब्लम्स में से यानी कि आप कहें कि सब छोटी पड़ गई इसके सामने, कि जब भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ तो वहाँ पे सारी स्थितियाँ ही उलट पलट हो गई कि क्या होना था और क्या हो गया था। ठीक है, यहाँ पे आपको गांधी जी के बारे में दिया गया है, थोड़ा सा आप इसे पढ़िएगा। मैं आपको इसका ओवरव्यू समझा देती हूँ। वो क्या था कि इससे बिल्कुल खुश नहीं थे कि भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हो। उनका मानना था कि जो हम मतलब जिसका आधार लेके, सत्य और अहिंसा का आधार लेके हम यहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक, आज़ादी तक, लेकिन आज वही क्या हो गया कि सबसे बड़ा रीजन बन गया, आपस में ही लोग लड़ भिड़ गए। यानी कि सत्य और अहिंसा जैसी कोई बात अब इनमें रह नहीं गई है। हालांकि जितने भी जब हम आज़ाद हुए थे तो गांधी जी किसी भी जो भी उत्सव थे कि आज़ादी के खुशी में मनाए जा रहे थे तो उनमें किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उस टाइम वो कहाँ पे थे, तो कोलकाता पे थे, और वहाँ जो भी दंगा हो रहा था उसे दबाने की कोशिश कर रहे थे। एंड गांधी जी का सबसे सरल और बिल्कुल सॉलिड वाला तरीका था रामबाण इलाज, आप कह सकते हैं इसे, कि सीधे के सीधे भूख हड़ताल कर दो, काम खत्म। जब भूख हड़ताल, देखिए कि गांधी जी भी अपने फंडामेंटल राइट का यूज करते थे कि हम भूख हड़ताल कर देंगे, हमें जीवन जीने का अधिकार है। तो जब कोई भी बात हमारी नहीं मान रहा है, सीधे बैठ जाओ भूख हड़ताल पे। कोलकाता में करते हैं, दिल्ली में करते हैं, ये दंगा रोकने के लिए भी करते हैं। एंड यहाँ पे लास्ट में क्या होता है, उनका भूख हड़ताल के तहत ही उनकी मृत्यु भी हो जाती है। नाथूराम गोडसे के द्वारा क्या कर दिया जाता, मार दिया जाता, क्योंकि इनका कुछ लोगों का मानना क्या हो गया था, आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग गांधी जी को बहुत बुरा भला कहते हैं। ठीक है, और कुछ लोग तो ठीक है यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो हमें अच्छा ही कहना पड़ता है, लेकिन यदि अपना अपना लोग ओपिनियन देते हैं तो काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि गांधी जी ने देश को बर्बाद कर दिया, ये कर दिए, वो कर दिए, मतलब अजीब अजीब टाइप की जो भी उनके स्टेटमेंट होते वो देते हैं। ठीक है, जो उन्हें लगता है। इनमें से कुछ अति हिंदूवादी थे, उन्हें भी क्या लगता था कि यदि पाकिस्तान मुस्लिमों के राज्य की मांग कर रहा है तो हम अपने देश में क्यों ना हिंदू भर रखें, और इसके लिए हमें हर एक मुसलमान को यहाँ से भगाना है। लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे कि यहाँ के हमारे देश के हर एक मुसलमान को ही भगा दिया जाए, क्योंकि कुछ मैंने पहले भी बताया, कुछ यहाँ पे थे ऐसे लोग, मुस्लिम ही थे, जैसे खान अब्दुल गफ्फार जी जैसे लोगों का नाम आता है, कि वो काफ़ी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। उनके अंदर राष्ट्रीयता बहुत अच्छे तरीके से कूट कूट के भरी हुई थी। ठीक है, तो हम सबको गलत नहीं ठहरा सकते थे, लेकिन इनका कहना था कि जब पाकिस्तान सिर्फ धर्म के आधार पर बढ़ रहा है तो क्यों ना हम भी ऐसा ही करें। लेकिन गांधी जी ऐसा करने से मना कर देते हैं और दिल्ली में ये भूख हड़ताल कर देते हैं। और जब भूख हड़ताल कर ही देते हैं और वहाँ पे लोगों को क्या होता है, कुछ धन देना था, शायद 11 लाख के कुछ देना था, और उस टाइम का 11 लाख बहुत होता है। ठीक है, तो देना था, लोग मान भी लेते कि चलिए ठीक है हम देंगे, क्योंकि अब जब बंटवारा हो रहा है तो आप देखे थे कि टेबल मैच का भी बंटवारा हो चुका था, तो उनको जब धन देना था, लोग इनकी भूख हड़ताल से मान भी जाते हैं। लेकिन उसी टाइम जब एक सभा में ये अपना संबोधन दे रहे होते हैं तो नाथूराम गोडसे नाम के एक व्यक्ति, जो कि ये भी अति हिंदूवादी थे, 30 जनवरी 1948 को उनकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। और एक गोली नहीं मारते हैं कि एक गोली में शायद बच ना जाए, 3 गोलियां मारते हैं लगातार, और उनकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, जबकि ये सबसे नज़दीकी थे गांधी जी के। ठीक है, लेकिन इन्हीं के द्वारा क्या कर दिया जाता, हत्या कर दी जाती है। और अति हिंदूवादी इसका विरोध करते हैं। ऐसा नहीं था, देखिए कि आज गांधी जी पूजनीय है तो उस टाइम भी सब लोगों के लिए पूजनीय रहे होंगे। लोगों के मन में थोड़ी
बहुत रहता था कि कहीं न कहीं ऐसा होता तो इन्होंने ऐसा ना किया होता तो ऐसा होता वैसा होता, तो वो कुछ लोगों के मन में आता है, ठीक है। तो अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि उस टाइम पे सारे लोग गांधी जी से खुश ही थे, या कि अभी भी जो लोग देते हैं तो हो सकता है कि उनका भी अपना ओपिनियन जो भी है वो राइट हो। लेकिन हमें जो अभी यूपीएससी के यदि नज़रिए से देखना है तो सीधे से है कि उनकी एक तो तारीफ़ ही करनी है, आपके पर्सनल कुछ भी मैटर हो उससे आपको कोई भी मेंशन नहीं करना वहाँ पे। और उसके बाद थोड़ा सा आपके लिए जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो आपका है कि इनकी डेथ कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी। तो इनकी डेथ हुई थी 30 जनवरी को हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 30 जनवरी 1900 यहाँ पे 48 को हो गई थी। और उसके बाद आप वजह भी जान चुके हैं कि क्यों हुई थी। देन उसके बाद की किसने थी? तो नाथूराम गोडसे ने की थी, ठीक है। तो ये दो बातें आप नोट कर लीजिए कहीं पे, आपके लिए ये ज़रूरी है। इसके बाद अब आता हम देखते हैं रजवाड़ों का विलय किस प्रकार हुआ। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। अभी ये करंट का मुद्दा है और इससे पहले हम लोग कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें समझे हैं, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आपको बताना है। मालाबार अभ्यास हो रहा है, ठीक है। तो अभी मालाबार अभ्यास जो है स्टार्ट होने जा रहा है, स्टार्ट हो चुका है। तो ये किस किस कंट्री के बीच में, मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि मालाबार अभ्यास क्वाड कंट्रियों के बीच में होता है। अब आपको बताना कि कौन कौन सी कंट्रियाँ, ज़रूरी नहीं कि सारी क्वाड की कंट्रियाँ शामिल हो, तो कौन कौन सी कंट्रियाँ इसमें शामिल है ये आपको बताना है। अब आपके लिए 2 क्वेश्चंस बन चुके हैं। आपके यदि सोचा हो कि पहले तो आपको क्वाड पढ़ना पड़ेगा कि क्वाड में कौन कौन सी कंट्रियाँ शामिल हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि इनमें से मालाबार अभ्यास में कौन कौन सी कंट्रियां एंट्री मार रही हैं, इसको भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। कि अभी और ये कौन सी सेना के बीच हो रहा, थल सेना, जल सेना या वायु सेना, तो इसको भी आपको देखना है। अब देखिए कि इसमें जो राजा रजवाड़े थे, तो ब्रिटिश जो उपनिवेश था, खैर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे हमको मतलब बर्बाद करने की कोशिश आज़ाद करते करते भी कर गए थे। तो इसमें हुआ क्या था कि ब्रिटिश इंडिया जो था 2 हिस्सों में था। आपका जो ब्रिटिश इंडिया था वो 2 हिस्सों में था और इसके एक हिस्से में यदि हम देखें कि ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे। ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छे तरीके से कि हमारा जो भारत था, जिस टाइम ब्रिटिश इंडिया क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उस टाइम अंग्रेज़ों का राज था, ठीक है। तो वहाँ पे उस टाइम पे भारत इतना नहीं चलता था, यही था कि इंडिया है पूरा, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी हम पे था, भारत भी था, तो ये पूरा इंडिया था। और इसमें क्या हुआ कि ये 2 खेमों में बटा हुआ था। एक क्या था आपका ब्रिटिश प्रभुत्व वाला था, देन सेकंड क्या था कि जो इसमें दूसरा हिस्सा था आपका देसी रजवाड़े थे। ब्रिटिश प्रभुत्व का मतलब मैं आपको समझा दूं, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के सीधे अधीन होता था, ठीक है। कि ब्रिटिश प्रभुत्व का मतलब कि ब्रिटिश ने बंगाल पे अपना अधिकार कर लिया, ये क्या हो गया, ब्रिटिश प्रांत कहलाएगा। उसके बाद जहाँ पे ब्रिटिश ने क्या किया, डायरेक्ट रूप से अपना प्रभुत्व नहीं जमा पाए, वो रजवाड़ों वाला था। अब इनमें क्या हुआ कि दोनों ही थे अलग अलग। जो ब्रिटिश प्रभुत्व वाले थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, इसमें ये पूरा लिखा भी गया है आपका कि ब्रिटिश प्रभुत्व वाले जो भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी गवर्नमेंट का सीधा नियंत्रण था, सीधा कंट्रोल था उन पे। और दूसरी तरफ जो छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे, इन्हें रजवाड़ा कहा जाता था और रजवाड़ों पर राजाओं का शासन होता था। और राजाओं ने क्या किया कि ब्रिटिश राज की अधीनता या कहें कि सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी और इसके अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे और अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के 1/3 हिस्से में रजवाड़े कायम थे और प्रत्येक 4 भारतीयों में से एक किसी न किसी रजवाड़े की प्रजा थी। देखिए पूरा भारत ही रजवाड़ों में था, क्योंकि यहाँ पे जो आते हैं पहले मुग़ल वाले आते हैं, उससे भी पहले जो भी विदेशी आते हैं मध्यकाल के जितने भी, तो इसमें भी कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं कि अंग्रेज़ पहली बार आए थे। मेन दोनों में अंतर क्या था कि जो हमारे यहाँ ये मुग़ल काल देखते, दिल्ली सल्तनत, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं ना, तो ये सब विदेशी थे जो कि यहाँ आते हैं, ठीक है। अब यहाँ आए थे, उसके बाद से क्या हुआ था कि लेकिन इनका जो था कि जो मध्यकाल के विदेशी आते हैं तो यहीं रह जाते हैं और जो भी ये विकास करते हैं, जो भी डेवलपमेंट करते हैं, वो इंडिया के लिए करते हैं, फिर वापस लौट के अपने यहाँ नहीं जाते हैं। तो इनका एक सबसे बड़ा रोल ये था कि जितने भी थे यहाँ आते हैं और यहाँ पे कुछ तो खैर अपना धन लूटने के लिए आते हैं, मोहम्मद गजनवी जैसे जो भी हो गए, मोहम्मद गौरी,
कुछ अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आते हैं तो वो वापस जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि यहीं रह जाते हैं, कुछ के गुलाम यहीं बसा दिए जाते हैं, जीत जाते हैं यदि एरिया तो, और वो फिर वापस लौट के कभी नहीं जाते। हमारे ही देश में जो भी करते हैं, जितना भी विकास करते हैं वो यहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि ये अंग्रेज़ क्या पॉलिसी अपना रहे थे कि रहे तो हमारे यहाँ रहे थे, खा भी हमारा रहे थे और इनको पेमेंट भी हमारे ही राजस्व से दिया जा रहा था, लेकिन ये डेवलपमेंट कहाँ का करना चाह रहे थे और कर भी रहे थे, यहाँ का धन ले जाके ब्रिटेन का कर रहे थे, यानी कि यूरोप का डेवलपमेंट कर रहे थे। कोई एक कंट्री नहीं आई थी, कई सारी वहाँ से पुर्तगाल भी आए थे, डच भी आए थे, स्पेनिश भी आए थे। तो कहाँ का कर रहे थे ये लोग? अपना यूरोपीय राष्ट्र का विकास कर रहे थे और इनका ये पूरा बेड़ा ही चला था एक कि भैया अब क्या करना है कि हमें जगह जगह जाके हर एक जगह से जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी हमें ला के अपने देश का क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। तो ये मकसद से निकले ही थे। और आपको पता ही, आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे क्या हुआ था कि ये सिर्फ व्यापार करने के लिए आते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसीलिए आया था क्योंकि कंपनी वहाँ ब्रिटेन में जो भी सरकार थी उसे ये पता चल चुका था कि भैया जिस कंपनी को हम व्यापार करने के लिए भेजे थे वो कंपनी तो वहाँ पे राजनीतिक सत्ता जमाने लगी है, और उसे रेगुलेट करने के लिए ही कि अब कंपनी इस हद तक ना बढ़ जाए कि मतलब कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ी हो जाए, डायरेक्ट बढ़ रही थी वो। तो उससे क्या किया गया, क्योंकि उन्हें कमजोरी, हमारी जो कमज़ोर नस थी वो पकड़ चुके थे। ये जो रजवाड़े थे ना, बिन पेदी के लोटे थे, कभी इधर कभी उधर लुढ़क ही जाते थे, सीधा कभी टिकते ही नहीं थे, ठीक है। तो इनको तो कमज़ोर जो बहुत वीक वाली नस होती वो पकड़ चुके थे, और जब पकड़ चुके थे तो इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हम यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था भी कर सकते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था भी कर सकते हैं, जिस भी तरीके के यहाँ के लोगों को हम चाहें उस तरीके से यहाँ के लोगों को नचा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जब ऐसा करने लगा, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, इसे रेगुलेट करने के लिए कि आप व्यापार करने गए हो, हद तक रहो, व्यापार करो। लेकिन उसी के बाद रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रहती हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, फिर ऐसे ऐसे कई सारे एक्ट आते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट आता है आपका, और उसके बाद कई आपके चार्टर एक्ट आते हैं। तो धीरे धीरे क्या किया गया कि वहाँ के लोगों को, ब्रिटेन की सरकार को भी लगा कि ठीक है, इन्हें अब थोड़ा बहुत अधिकार दे देने चाहिए कंपनी को, तो वो कुछ राजनीतिक अधिकार भी इन्हें देने लगे, ठीक है। और ये जितने भी एक्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम के, आपको पढ़ना पड़ेगा, यूपीएससी में पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएस में भी पूछे जाते हैं, अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो जितने भी एक्ट हैं आप ज़रूर पढ़िएगा। तो इनमें से क्या किया गया कि उन्हें फिर अधिकार दे दिए जाते कि आप राजनीतिक प्रशासनिक सारी व्यवस्थाएं करें। लेकिन जब और ओवर हो जाता 1857 की क्रांति, लोग जागृत हो रहे थे, कुछ लोगों को अब समझ में आने लगा था कि ये हमारा शोषण कर रहे हैं, कि भैया हाई लेवल के पोस्ट पे ये खुद ही बैठ रहे हैं और हमें क्या दे रहे हैं, बस वही जो है कि ठीक है, थोड़ा सा आप इन्हें एक लॉलीपॉप दे दो, चूसते रहेंगे, बाकी इनको ये कुछ समझते तो है नहीं। और यही वाला इंडिया वालों के साथ ये कर रहे थे ब्रिटेन वाले, और इंडिया वाले भी धीरे धीरे अब समझदार हो रहे थे। और क्योंकि इन्होंने अपना ही विकास करने के लिए उतने सारे लोगों को इंडिया पे नहीं ला सकते थे, और उसी को विकास करने के लिए यहाँ के लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। और जैसे ही करते लोग थोड़ा बहुत शिक्षित होते हैं तो उल्टा इन्हीं पे भारी पड़ने लगते हैं इंडिया वाले, क्योंकि उन्हें अब पता चल चुका था कि अब इनकी पॉलिसी क्या है, ये क्या करने वाले। और धीरे धीरे क्या होता है कि रजवाड़ों को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि ये हमारे हितैषी नहीं है, और 1857 में क्या कर दिया जाता है, विद्रोह कर दिया जाता है, और भयंकर। हालांकि 1857 का कई सारे लोगों का कुछ किसी का मत है, किसी का कुछ मत है कि ये सैनिक विद्रोह था, ये स्वार्थ का विद्रोह था, स्वार्थ सैनिकों का विद्रोह था, या राष्ट्रीय विद्रोह था, ऐसे लोग अपना मत देते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए कि 1857 का जो युद्ध हुआ था वो सिर्फ उत्तर भारत में ही हुआ था, ये भी है तो एक आप कह सकते हैं कि पूरे राष्ट्र में नहीं था, बट एक काफ़ी इसका विस्तृत रूप हुआ। अंग्रेज़ों को ये हिला के रख दिया कि भैया यदि इज्जत से नहीं रहोगे तो यहाँ पे आपकी चलने वाली है नहीं। हम भारतीय हैं, जब अपने पे आ जाते हैं तो कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ था कि मजदूर वगैरह तो भड़क ही चुके थे, काफ़ी रीजन बने थे 1857 की क्रांति के। और उसके बाद अब हुआ क्या कि उन्होंने जो भी 1858 में अब ताज का शासन आ गया था, वहाँ की ब्रिटेन की जो क्राउन थी उसका शासन आ गया कि डायरेक्ट अब वो सत्ता करेगी, ठीक है। सचिव वगैरह का पद आता है उस टाइम पे ही। तो आप लोग पूरा बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, वायसराय सचिव का किस तरीके से पद आता है, फिर क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे बात करते हैं, हो सकता है कि यही जो आपकी क्लास चल रही इसी पे आए। तो इसमें से देसी रियासतों के बारे में तो आप समझ चुके कि कुछ रजवाड़े थे तो ब्रिटिश प्रांत वाले डायरेक्टली मिल गए और भारत में ही मिल गए, लेकिन जो देसी रजवाड़े थे
इनको भी मतलब राजा के अधीन थे। अब समस्या क्या उत्पन्न होती है, कुछ मिल गए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया था, कुछ तो पाकिस्तान चले गए थे। मतलब उस एरिया के जो भी थे, जैसे बलूचिस्तान, लाहौर, यहाँ के तो मतलब पॉसिबल ही नहीं था कि इधर इंडिया में आ सकते थे, लेकिन कुछ इंडिया के भी गए थे, ठीक है। लेकिन कुछ यहाँ पे अपना आज़ाद रहने की भी कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो आती है आपकी कि आज़ादी के तुरंत पहले क्या हुआ कि अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे। यानी कि ब्रिटिश प्रभुत्व के जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, जैसे डलहौजी ने क्या किया था, गोद प्रथा को ख़त्म कर दिया। अब जो गोद प्रथा को ख़त्म कर दिया उसने, तो इनके तो होते नहीं थे जल्दी, इतना जल्दी, मतलब इनके जो भी थे लड़के लड़कियां होते नहीं थे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जिसके भी नहीं होते थे, कोई अडॉप्ट भी करना चाहे उसे मान नहीं रहा था, क्योंकि गोद नीति की जो प्रथा थी उसे ख़त्म कर दी गई थी। अब क्या हो रहा था कि जब यहाँ का कोई वंश अब है नहीं आगे चलाने वाला, तो अंग्रेज़ क्या करते थे कि अब हम चलाएंगे, जब आप चला नहीं पा रहे हो तो हम चलाएंगे, आपका तो कोई वंश है नहीं और चाचा चाची के लड़के को आप दे नहीं सकते हो। तो इससे क्या हुआ कि वो अपने में विलीन, हालांकि एक ये उनका मतलब सोची समझी राजनीति थी और कुछ नहीं था कि किसी भी तरीके से हमारे उसमें अधीन आना चाहिए, ठीक है। जैसे झांसी में देखिए कि दत्तक पुत्र को नहीं माना जाता है कि मतलब आपने यदि अडॉप्ट किया, क्योंकि उनके जो पुत्र थे गंगाधर और लक्ष्मीबाई जी के, वो ख़त्म हो चुके थे। दूसरे पुत्र को अडॉप्ट किया जाता है, डलहौजी नहीं मानता है। उसके बाद इसी तरीके से झांसी के जो बिठूर में पेशवा थे, तो नाना साहब उनको भी मतलब जो भी पेंशन वगैरह नाना साहब के पापा यानी कि जो उनको भी गोद लिया गया था, बाजीराव द्वितीय थे शायद, तो उन्हें भी मतलब नहीं दिया गया, उनके पुत्र को अधिकार नहीं दिए गए थे। सबका विद्रोह था अपना अपना कि किस तरीके से कानपुर में, और ये सारे डिटेल आप पढ़ेंगे कि कानपुर में कौन संचालन कर रहा था 1857 की क्रांति में, और ये सब किस लिए लड़ रहे थे। और लड़ते लड़ते ही 1858 में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को भी प्राप्त हो चुकी थी। और हालांकि यहाँ पे लोग कुछ धोखा भी बहुत ज़्यादा दिए थे। गद्दार तो देखिए घर में ही छुपे बैठे रहते, आज भी हैं और पहले भी होते थे। तो इसमें से क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि जिनको हम अपने अधिकार किए हैं वो तो आज़ाद होंगे ही होंगे, लेकिन जो देसी रियासतें हैं वो भी हम उसे क्या कर देंगे, पूरी तरीके से आज़ादी देते हैं। और इसका मतलब यह था कि सभी रजवाड़े यानी कि रजवाड़ों की संख्या 565 थी, ठीक है, ये टोटल 565 थी। और ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आज़ाद हो जाएंगे। और अंग्रेजी राज का नज़रिया यह था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला रजवाड़ों को प्रजा यानी कि रजवाड़ों की प्रजा को नहीं करना था। और यह फैसला लेने का अधिकार किसे था, राजा को दे दिया गया था। और यह अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या थी और इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा था। मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बोला था कि अंग्रेज़ों से हम आज़ाद तो हुए, वो जाते जाते भी हमें बर्बाद करने की पूरी बिल्कुल एड़ी चोटी एक लगा के गए थे। क्योंकि उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया ना, सबसे बड़ा खतरनाक यही था कि रजवाड़े जो हैं अपनी मर्जी से चाहे तो पाकिस्तान में मिले चाहे तो भारत में मिले, यहाँ तक तो ठीक है कि पाकिस्तान या भारत में मिल जाए, लेकिन जो आगे दे दिया कि यदि वो किसी में नहीं मिलना चाहते तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना के रखे, और जिसकी वजह से आज भी J&K झगड़े की वजह बन के रह गया। क्योंकि 3 देसी रियासतें हमारे भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी और ना तो इन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया, और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आ खड़ी हुई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि इन्होंने ये जो बीज बो के चले गए थे, तो लोगों के मन में ये होता, चलिए आप इतना कह देते कि भैया पाकिस्तान में मिलो या भारत में मिलो, मिलना कंपलसरी है। जैसे हमने पढ़ा था ना, जो शीत युद्ध में था, शीत युद्ध के बाद जो हुआ कि राष्ट्रों को मिलना होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया कि अब अलग से गुटनिरपेक्ष ही बना लिया। उसी तरीके से यहाँ भी हुआ कि इन्होंने कह दिया कि भैया आपको मिलना है तो मिलना है, ऐसा नहीं कहेंगे, आपको मिलना है मतलब आज़ादी देके तो बहुत ही ज़्यादा आज़ादी दे के चले गए, ये कि वो भी एक खतरा ही बन गए, क्योंकि ज़्यादा कुछ भी वो नुकसानदेह ही होता है। और इसके बाद क्या हुआ कि समस्या ने क्या किया कि जल्दी ही अपने तेवर दिखाने शुरू किए, और इससे सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा कर दी। अब देखिए मतलब इनके मन में उत्सुकता तो आ ही गई कि भैया अब हम आज़ाद रहेंगे, और इन्होंने क्या कर दिया, त्रावणकोर के जो राजा थे वो क्या कहते हैं, हम नहीं मिलेंगे किसी में, ना भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे, कर लो जो करना हो।
अब इसके बाद कौन आते हैं कि अगले दिन हैदराबाद के निज़ाम ने भी ऐसी ही घोषणा कर दी कि हम भी नहीं मिलेंगे, मतलब हम भी ना भारत में मिलने वाले ना पाकिस्तान में मिलने वाले, हम अपना अलग देश बसाएंगे। उसके बाद कुछ शासक मसलन भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे और रजवाड़ों के शासकों के रवैये से यह बात साफ हो गई कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान कई छोटे छोटे देशों की शक्ल में बढ़ जाने वाला है और लोकतंत्र का भविष्य अंधकार में जान पड़ रहा था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य एकता और आत्मनिर्णय के साथ साथ आपका क्या हो गया कि स्वतंत्र का रास्ता जो था अख्तियार करना था। और इसे देखते हुए यह स्थिति अपने आप में बड़ी विचित्र बन गई थी, क्योंकि जो सिचुएशंस हो रही थी दो तो सामने आ ही चुके थे। भोपाल के नवाब साहब भी काफ़ी उछल ही रहे थे कि हमें नहीं मिलना, और मिले भी नहीं थे। जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था उस टाइम भोपाल एमपी की अभी जो कैपिटल है ना एमपी में भी नहीं मिला था। ठीक है, अभी इसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग। अब उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि अधिकतर रजवाड़ों ने क्या किया कि शासन अलोकतांत्रिक रीति से चलाया जाता था और रजवाड़ों के शासक अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे। इनमें क्या था कि राजा का जहाँ शासन होता है भैया राजा ही सर्वोपरि होता, हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है जी हुजूर करके बस रह जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास अब कोई पावर ही नहीं बचा है ना, हम प्रजा हैं और प्रजा राजा के सामने हमेशा छोटी ही होती है। जो राजा कहेगा, आज लोकतांत्रिक देश में है हमसे सरकार चलती है, सरकार से हम नहीं चलते लेकिन राजा से हम चलते हैं, हमसे राजा नहीं चलता। तो इस तरीके की सिचुएशंस थी। वहाँ पे लोग कुछ चाह रहे थे कि भैया हमारा पावर चला जाएगा और इससे बड़ी दिक्कत आ जाएगी, तो दो तो सामने आ ही चुके थे। अब गवर्नमेंट का जो नज़रिया होता है थोड़ा सा इसे देखते हैं कि क्या सरकार ने अपना रुख अपनाया या क्या उन्होंने देखा। इसमें क्या हुआ कि छोटे बड़े जो भी थे आपके विभिन्न आकार के देशों में बढ़ जाने की इस संभावना के विरुद्ध अंतिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि देखिए संविधान सभा तो बहुत पहले बैठ चुकी थी। कैबिनेट मिशन कब आई थी? 1946 में आई थी। संविधान बनना तो शुरू हो चुका था 1946 से ही। यहाँ पे 47, 48, 49, 50 इसकी बात ही छोड़िए आप। ठीक है, संविधान कब से बनना शुरू हो गया था? संविधान सभा की बैठक हो चुकी थी, उस आधार से भारत का संविधान बनाया जा रहा था। तो ये तो भैया 1946 से घटना शुरू हो चुकी थी। अब यहाँ पे तो ऐसा था नहीं कि एक एक लोगों को अलग अलग करके बनाया जा रहा है। अब इसमें से जो इसकी अंतरिम सरकार थी इसने क्या किया कि मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का विरोध किया और लीग का मानना था कि रजवाड़ों को अपनी मनमर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। मुस्लिम लीग ने भैया यहाँ पे भी तबाही मचा दी। अब इन्होंने क्या कहा कि आप रजवाड़ों को अपनी मर्जी से रास्ता चुनने दें। हाँ, सोचिए स्थिति क्या होती, अभी आगे देखते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि रजवाड़ों के शासकों का मन यानी कि मानने समझने में सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उन्होंने मनाने में, उन्हें समझाने में क्या किया, सॉरी यहाँ मनाने और समझाने हैं, उन्हें क्या करते हैं एक ऐतिहासिक भूमिका निभाते हैं। और अधिकतर रजवाड़े जो थे तो रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में क्या किया, शामिल होने के लिए राजी कर लिया। और आज यह आसान जान पड़ सकता है लेकिन अपने आप में यह बड़ा जटिल काम था और इसके लिए बड़ी चतुराई और युक्तिपूर्ण पहलकदमी की ज़रूरत थी। आप एग्जाम्पल के लिए देखेंगे यहाँ पे कि आज के उड़ीसा में ही तब क्या था 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे रजवाड़े थे। उस टाइम देखिए छत्तीसगढ़ जैसा कोई अभी अस्तित्व में नहीं आया था, मध्य प्रदेश में ही छत्तीसगढ़ शामिल था। वहाँ पे क्या था कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से आप अलग कर दीजिए तो सिर्फ छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश का तो छोड़िए अभी कितने रजवाड़े थे। ठीक है, तो उड़ीसा पे अकेले 26, छत्तीसगढ़ पे आपके 15 जो छोटे छोटे रजवाड़े थे और सौराष्ट्र में 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े और अन्य अनेक प्रशासनिक तंत्र भी स्थापित थे। देखिए कि मतलब कितने टुकड़ों में बटा हुआ था। और यदि देखिए जो अंग्रेज कह के गए थे ना कि घर पे ही यहाँ पे लड़ाने की पूरी तैयारी करके गए थे कि अलग रहेंगे, और अलग रहेंगे तो ये पूरा इंडिया है। अब इस इंडिया में ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमको अलग रहना, इधर ये हमारे इंडिया में आ रहा है, इधर के इंडिया में आ रहा है, अब इधर के कह रहे हैं हमको भी अलग रहना भैया। अब ना तो ये सरकार की दिल्ली की जो हमारी सेंटर गवर्नमेंट है ना इसकी बात मानने वाले, ना ये भाई साहब मानने वाले। अब दिक्कत तो होती ना कि ये कुछ और ही करने की कोशिश करते, कुछ और ही तरीके से उछलते ये, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी होती। तो ये बहुत आसान काम नहीं था कि भारत का जो इतना सुंदर खूबसूरत सा मैप देखते हैं आज हम लोग, तो इतना इजी नहीं था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई जी पटेल को जो लौह पुरुष कहा जाता है तो ऐसे ही नहीं कहा जाता है।
काम भी ऐसे किए उन्होंने कि उन्हें आज हम बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट देते हैं और वो इतिहास में उनका नाम भी वर्णित किया जाता है। और देसी रजवाड़ों की इस चर्चा से 3 बातें सामने आती हैं। और पहली बात जो सामने आती है आपकी वो ये थी कि अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। और दूसरी बात ये थी कि भारत सरकार का रुख लचीला था और वह कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए भी तैयार थे, जैसे कि आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में हुआ। अब क्या हुआ कि भारत सरकार ने विभिन्नताओं को सम्मान देने और विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए यह रुख अपनाया था कि तीसरी बात यहाँ पे जो तीसरी बात आती है, विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी। और ऐसे में क्या हुआ कि देश की क्षेत्रीय अखंडता एकता का सवाल सबसे ज़्यादा अहम हो उठा था। कौन सी? क्षेत्रीय अखंडता और एकता। हमारा रुख ऐसा नहीं था कि हम ज़बरदस्ती बिल्कुल मार काट करेंगे कि भैया हमारे में मिल जाओ, आप नहीं तो हम आपको जान से मार देंगे, उड़ा देंगे, यहाँ का एरिया ही हम गायब कर देंगे। ऐसा कोई रुख नहीं था इंडिया वालों का, क्योंकि पता था कि आज नहीं तो कल ये जाएंगे कहाँ। और जम्मू कश्मीर की भी वही हालत हुई जो हरी सिंह बहुत मतलब ऐसा था कि हम बहुत बड़े तीसमार खान हैं, हम अकेले रहेंगे, तो उन्हें दे दिया गया कि भैया आर्टिकल 370 ऐड कर दिया गया हमारे संविधान में कि ठीक है जाओ खुश रहो बेटा, आज़ाद करो, अपनी आज़ादी अच्छे तरीके से मनाओ, कोई बात नहीं, आप हमारे ही देश के हिस्से हो, जाओगे कहाँ। ठीक है। अब क्या हुआ कि इनको 1948 में ही पाकिस्तान ने हमला कर दिया। अब इनकी तो भगदड़ मच गई, बहुत बन रहे थे, उछल रहे थे कि हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हम अलग रहेंगे। और पाकिस्तान जब हमला कर देता है तो फिर दौड़े दौड़े आते हैं कि कुछ नहीं भैया हमें मदद कर दो। सरदार जी ने कहा मदद तो करेंगे लेकिन एक शर्त पे करेंगे, क्योंकि सरदार जी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई थी कि आपको सारे राष्ट्रों को मिलाना, एक अखंड भारत का निर्माण फिर से करना है। तो सरदार जी ने कहा कि एक ही हमारे पास चारा है कि या तो आप विलय पत्र पे सिग्नेचर करो कि हम भारत में मिलते हैं, तब हम जाके वहाँ आपकी हेल्प करेंगे, वरना हम क्यों करें आपकी हेल्प। और थोड़ा ये उनका रुख जो कड़ा था लेकिन सही भी था, क्योंकि जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो टेढ़ी उंगलियां करनी पड़ती है। तो जब हरी सिंह जी मान नहीं रहे थे तो अब क्या हुआ कि अब तो मान नहीं था, आप हेल्प लेने के लिए आए हो तो यहाँ पे सीधे सिग्नेचर करिए विलय पत्र पे और फिर जाइए आप क्या हम आपकी हेल्प करेंगे। और वो मान भी जाते हैं कि ठीक है भैया हम सिग्नेचर करते हैं। और उसके बाद से क्या होता है, तब तक ये सारी प्रोसेस होते होते क्या हुआ था कि पीओके वाले पार्ट पे ये पाकिस्तानी हमला का वो मतलब कब्जा कर चुके थे। लेकिन बाद में जैसे ये साबित हो जाता है कि अब जो कश्मीर है वो भारत में मिल रहा है, तो उसके बाद 1 इंच भी जो पीओके है ना, इसके 1 इंच आगे भी भारतीय सैनिक बढ़ने नहीं देते हैं। जैसे ही ऑर्डर मिलता है कि आपको उन्हें रोकना है तो फिर पीओके में जितना कब्जा कर चुके थे तो कर चुके थे, बट आगे फिर आने के अधिकार उन्हें नहीं मिलते हैं, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाते वो। और फिर तभी आज पीओके वाला पार्ट कश्मीर के उसमें आ चुका है, पाक अधिकृत कश्मीर जिसे कहते हैं। अब क्या हुआ यहाँ पे कि शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े जिनकी सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से मिलती थी, 15 अगस्त 1947 से पहले ही क्या हो गया कि भारतीय संघ में ये शामिल हो गए। और अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने क्या किया कि भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए और इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। ये जो सहमति पत्र था इसे आप क्या किस नाम से वहाँ पे जानते थे, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जानते थे। ठीक है। और इस प्रकार क्या हुआ कि इस पर हस्ताक्षर का अर्थ था कि रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत हैं। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ये 3 देसी रियासतें आप इन्हें याद रखिएगा। एक हो गई आपकी जूनागढ़, दूसरी आपकी होती है हैदराबाद और तीसरी आपकी आती है कश्मीर। ठीक है, यानी कि जम्मू कश्मीर। और यहाँ पे क्या होता है, और मणिपुर की रियासतों का बिल है बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन था। मणिपुर भी थे लेकिन थोड़ा आसानी से हो गया था, लेकिन ये 3 तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत क्रिएट की थी। और इस अभ्यास में हम हैदराबाद और मणिपुर की रियासतों के विलय के मामले में अच्छे तरीके से समझेंगे भी और कश्मीर के विलय के मामले में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो हैदराबाद है, थोड़ा सा मैं आपको मैप दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए इस तरीके का, हालांकि मैं स्टार्टिंग में भी आपको ये मैप दिखाई थी।
इस तरीके का भारत विभाजन से पहले हमारा था, ये पूरा आपका हमारा आपका सबका ये भारत था, ठीक है। लेकिन उसके बाद इधर से भैया ये डिवाइड हो गया और यहाँ से भी ये डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इतना ये भारत हमारा निकल गया। अब देखिए जब इतना निकल भी गया ना, तो अब यहाँ पे किस तरीके का ऐसा आपका अभी भारत में मैप देखते हैं, यहाँ पे आपको यूपी भी दिखेगा, यहाँ पे आपको बिहार भी दिखेगा, यहाँ पे आपको जो अभी संयुक्त प्रांत है, और यहाँ पे आपको उत्तराखंड भी दिखेगा, हिमाचल प्रदेश दिखता है, पंजाब दिखता है, हरियाणा दिखता अभी दिखेगा। मतलब पहले आप देखिए कि कहाँ पे था, ये सब सरदार वल्लभ भाई जी के करकमलों के द्वारा किया गया कि अखंड भारत अब बनाना है। उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई थी, तो और उन्होंने बखूबी निभाया भी, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे समस्या क्या होती है। हैदराबाद के निजाम के साथ सरदार पटेल जी, ये निजाम साहब खड़े हैं और ये पटेल जी अपने खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हैदराबाद था, हैदराबाद की रियासतें जो थी बहुत बड़ी थी, उनको लग रहा था कि हम इतने बड़े हैं, हम काहे को शामिल हो किसी में। तो इन्होंने क्या किया कि यह रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी थी। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से जो थे आज के महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में, और बाकी का हिस्सा आंध्र प्रदेश में है। हैदराबाद किसी की कैपिटल है, ज़रा आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में किसकी कैपिटल है। तो यहाँ पे 2 राज्य हैं जैसे जिसकी कैपिटल है, हालांकि एक राज्य की जो राजधानी है दूसरी बनाए जाने की प्रस्तावित है, अभी तक बनी नहीं है। तो यहाँ पे हैदराबाद को बताइएगा आपकी किसकी कैपिटल है। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ इसका जो हैदराबाद का था महाराष्ट्र में था, कुछ इलाका कर्नाटका में था, और कुछ आपका आंध्र प्रदेश में था। और इसके बाद क्या हुआ कि हैदराबाद के शासकों को निजाम कहा जाता था, जो वहाँ शासक करते थे उन्हें निजाम के नाम से जाना जाता था, और वे दुनिया के सबसे बड़े दौलतमंद लोगों में शुमार थे। काफ़ी पैसा भी था इनके पास। देखिए लोग क्या होता है, गरीब लोग नहीं उछलते ज़्यादा, उन्हें क्या था कि भैया हम छोटे मोटे हैं, चलो ठीक है मिल जाते हैं, जाएंगे कहाँ, मिलना तो है ही है। लेकिन जिनके पास कुछ ज़्यादा था ना, उछल वही रहे थे, उनको ऐसा ईगो था अपने अंदर कि अरे हमारा क्या कर लेंगे ये लोग, नहीं मिलेंगे तो हमारा कौन सा कुछ करने वाले, हमारे पास तो सब कुछ है। यानी कि ये काफ़ी बड़ी रियासत भी थी, इसके पास पैसा भी काफ़ी अच्छा था, सैन्य बल भी ऑब्वियस है कि अच्छी रही होगी। अब यहाँ पर क्या होता है, निजाम क्या चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। निजाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक क्या किया समझौता किया, और यह समझौता 1 साल के लिए था। और इस बीच भारत सरकार से हैदराबाद के निजाम की बातचीत जारी रही, दोनों ही बातचीत करते रहे। और उसके बाद इसी दौरान क्या हुआ कि हैदराबाद की जो रियासत से क्या हुआ कि रियासत के लोगों के बीच निजाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। देखिए अब सबको लग रहा था कि हम भी चाहते हैं ना, अभी हम इंडिया में हैं, इतना खुश हैं, मतलब इस तरीके से हम जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन जहाँ राजा का शासन है और हमारे आसपास के पड़ोसी, मान लीजिए कि देखिए एग्जांपल समझिएगा आप लोग कि पड़ोसी जो हैं बहुत अच्छी तरीके से स्थिति में जी रहे हैं। अब ये पता चल गया कि पड़ोसियों के पास भी अपने खुद के अधिकार हो चुके हैं, लेकिन यहीं पे एक बीच में जो है ये घर, और इन्हें पता है कि हम अपने घर में ही घुट-घुट के मर रहे हैं, तो बेहतर है ना कि इन बालों का थोड़ा बहुत अपनाएंगे, इनकी नकल करने की कोशिश करेंगे। अब ये तो है नहीं कि यहाँ से उठ के यहाँ चले जाएंगे, धरती तो इतनी बड़ी है नहीं, ठीक है, कि जहाँ भी मन करे वहाँ भी चले जाओ। इन्होंने क्या किया कि हम अपने राज्य को भी भारत में अब मिलाने का पूरा जोर करेंगे। इन्होंने निजाम के खिलाफ ही आंदोलन शुरू कर दिया। किसने? वहाँ की जनता ने कर दिया, और ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट भी हुआ आगे चल के। अब क्या हुआ कि तेलंगाना इलाके के किसान निजाम के दमनकारी शासन से खास तौर पर दुखी थे। वे निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए, और महिलाएं निजाम के शासन में सबसे ज़्यादा जुल्म का शिकार हुई थी, और महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन में आ जुड़ी। और हैदराबाद शहर इस आंदोलन का गढ़ बन गया, और कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे। और आंदोलन को देखकर निजाम ने क्या किया कि लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया। किसने? निजाम ने। और इससे क्या हुआ कि रजाकार कहा जाता था, और रजाकार क्या हुआ कि अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। रजाकारों ने क्या किया कि गैर मुसलमानों को खास तौर पर अपना निशाना बना। जो निजाम की सेना थी उसे रजाकार के नाम से जाना जाता था, और इसने क्या किया कि गैर मुसलमान यानी कि जो मुस्लिम नहीं थे, फिर चाहे हिंदू सिख ईसाई वो कोई भी हो, जो मुस्लिम नहीं थे उन पे ये ज़्यादा निशाना बनाते हैं। निजाम जो था वो मुसलमान ही था, ठीक है। अब क्या हुआ कि रजाकारों ने लूटपाट मचाई और हत्या तथा बलात्कार पर उतारू हो गए, और 1948 के सितंबर में भारतीय सेना निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची।
यहाँ पे अब बात सीधी बन गई कि भैया हम तुमसे अब बहुत हो गया बातचीत करना, बहुत हो गया प्यार से समझाना कि मान जाओ, अच्छी बात है बेटा मान जाओ। लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहे थे। तो क्या हुआ यहाँ पे कि भारतीय सेना को भेज दिया गया कि अब जाओ आप और इनसे निपटो। ये बहुत मतलब बेलगाम घोड़े की तरह उछल रहे हैं जो, इन पे थोड़ा लगाम लगाओ। और वो जाते हैं और क्या करते हैं, भारतीय सैनिक गए वहाँ पे हैदराबाद पहुँचते हैं और कुछ रोज़ तक रुक कर लड़ाई चली और इसके बाद निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और निज़ाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद भारत में विलय हो गए। अब आपसे क्वेश्चन एक बनेगा कि हैदराबाद को किस तरीके से भारत में विलय किया गया। तो सैन्य शक्ति के तरीके से आपको या सैनिक व्यवस्था के तरीके से हैदराबाद को भारत में विलय किया गया था। ये बात आपकी क्लियर हो गई, ठीक है, कि एक तो जनमत संग्रह था, दूसरा था कि सैनिक सहायता के तहत हैदराबाद को भारत में विलय किया गया। और इसका आप कहानी भी समझ चुके हैं कि भैया कहानी क्या थी। प्यार से आप मान जाते तो हमें ऐसा करना नहीं पड़ता, ठीक है। आप जब प्यार से मान नहीं रहे थे तो हमारी मजबूरी, आपने हमें मजबूर कर दिया कि अब हम चाहें, और आपको जो मतलब थोड़ी बहुत लगाम कसनी भी ज़रूरी थी। और अब आगे क्या होता है, यहाँ पे मणिपुर आता है। मणिपुर के बारे में आप बात करेंगे तो इसमें क्या कहा गया था। और एक बात इम्पॉर्टेंट जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, इसमें क्या हुआ था कि जब सरदार पटेल जी गए थे यहाँ पे, यहाँ की बरदौली आंदोलन हुआ था एक, और यहीं पे शायद यहीं पे था, ठीक है। और यहीं पे उन्हें क्या किया गया था, वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। पहले सरदार नहीं थे तो इन्हें वल्लभ भाई पटेल जी थे पहले, लेकिन महिलाओं ने वहाँ की बरदौली आंदोलन में क्या किया गया था। ये कभी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी या किस आंदोलन के तहत दी गई थी। तो एक बरदौली आंदोलन था, ठीक है, जिसके तहत वहाँ की महिलाओं ने क्या किया था कि उनको सरदार की उपाधि दी थी। ये आप बात याद रखिएगा, कहीं पे नोट कर लीजिए। अब आता है मणिपुर। थोड़ा मणिपुर के बारे में भी देख लेते हैं, यहाँ की स्थिति क्या थी। अब देखिए, पहले तो मुझे भी 3 ही रियासतें पता थी, आज ये नई, इसीलिए हमें बुक पढ़ते रहना चाहिए, कुछ चीज़ें नई मिलती हैं, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे मणिपुर के बारे में बिल्कुल भी मैंने कहीं नहीं पढ़ा था। इनफैक्ट लक्ष्मीकांत में भी शायद या तो इतनी गहराई से पढ़ा नहीं या मुझे मिला नहीं, ठीक है। तो इसमें से अभी जो मणिपुर वाला है, ये क्या हुआ था कि आज़ादी के चंद रोज़ पहले मणिपुर के महाराजा जो थे बोध चंद सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और इसकी एवज में उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। और जनमत के दबाव में महाराजा ने क्या किया था कि 1948 में जून में क्या हुआ, इन्होंने कि चुनाव करवाया, और इस चुनाव में के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। और आपका जो मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए थे। तो इसमें ये पहला भाग भी है जहां पे कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाकर चुनाव किए गए थे। और ये जनमत संग्रह के द्वारा ही आपका भारत में विलय हो जाता है, यानी कि लोगों से वोटिंग कराई गई कि भैया कौन, आप कहाँ रहना चाहोगे। लोगों ने कहा हम भारत में रहना चाहेंगे, और क्या हुआ कि मणिपुर भारत में आ गया। अब क्या हुआ कि मणिपुर की जो विधानसभा में भारत में विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे, और मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थी। और मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने क्या किया कि महाराष्ट्र पर दबाव डाला कि वे भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दें। और भारत सरकार को इसमें सफलता मिली, और मणिपुर में इस कदम को लेकर लोगों में क्रोध भी था और नाराजगी के भाव भी पैदा हुए थे, और इसका असर आज तक भी देखा जाता है कभी कभी, ठीक है। मणिपुर आपका कहाँ पे पड़ता है, मणिपुर की लोकेशन अभी आप चेक करिए तो ये आपका है उत्तर पूर्व का राज्य है, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्य में जो 7 सिस्टर में एक राज्य मणिपुर भी आता है। मणिपुर की जो सीमा है नागालैंड, आपका असम और मिजोरम से टच करती है, उधर म्यांमार से लगी हुई है, ठीक है। तो ये आज भी इसके बीच में लोगों के मध्य विवाद होते रहते हैं,
क्योंकि उस टाइम भी लोग संतुष्ट नहीं थे कि हमें भारत में मिलना है। और अभी भी ये काफ़ी समस्याएं आप देखते रहते हैं, कभी न्यूज़पेपर आप यदि पढ़ते होंगे तो लगातार कुछ ऐसी आपको घटनाएं देखने को मिल जाती होंगी। अब इसके बाद आता है आपका राज्यों का पुनर्गठन। अब हम देखेंगे राज्यों का पुनर्गठन, और ये देखिए अब आपका रियल में मैप बना है। अभी भी रियल का मैप ये नहीं है। अब आप सोचेंगे कैसा नहीं है अभी भी रियल का मैप, तो इसमें देखिए ये जो आपको ये पूरा मध्य प्रदेश दिख रहा है, ये पूरा आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल क्या हो चुका है कि ये जो मध्य प्रदेश है ये अब बन चुका है इधर वाला पार्ट छत्तीसगढ़। अभी इससे भी बात बनी नहीं है, अभी इससे भी जब बात बनी नहीं है, आंध्र प्रदेश का आधा भाग बन चुका है तेलंगाना। अभी इसके बाद भी और समस्या, ये मैसूर वाला कर्नाटक है। अभी इधर आएंगे आप लोग, कहाँ पे आएंगे, जम्मू कश्मीर में आएंगे। अभी हाल फिलहाल की घटना के तहत इसे भी क्या कर दिया गया है, अब ये बन चुका है जम्मू कश्मीर और ये बन चुका है लद्दाख, यानी कि आपका केंद्र शासित प्रदेश। इन सारी घटनाओं को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ है इसमें पढ़ना है, तो इसको हम कल देखेंगे। और आई होप कि कल ये लास्ट भी है, ठीक है। तो ये ख़त्म भी हो जाएगा कल। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे ये जितना भी बवाल हुआ था, जो भी चुनौतियां थी हमारे सामने, तो आप अच्छे तरीके से, जहां तक मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से कह सकती हूँ कि अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे। और नहीं समझ पाए हैं तो ये एक रिक्वेस्ट भी आपसे कर सकती हूँ कि आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको समझ में नहीं आया है। और यदि समझ में आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करिए, ताकि वो भी पढ़ सके अच्छे तरीके से, ठीक है। और वीडियो अच्छा भी लगता है तो आप लाइक भी कर दिया करिए, क्योंकि आप देखते बहुत लोग हो लेकिन लाइक नहीं करते हैं, इसलिए लाइक कर दिया करिए तो अच्छा लगेगा। हम लोगों को भी थोड़ा अब मिलता क्या है यहाँ से, बस इतना ही मिलता है, आपका सपोर्ट मिलता है। तो इससे आप लोग यदि ऐसा करते हैं तो और भी एनर्जी के साथ आदमी कोशिश करता है, और भी अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश की जाती है कि जो है इसमें वो भी, जो नहीं, सारी चीज़ें आपको एक जगह पे दी जा सके, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, बढ़ते रहिए आप सभी लोग, जिसके भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं अच्छे से तैयारी करिए और एग्ज़ाम को क्रैक करिए।